यस, हर दिन हम लोग इस टाइप के सेशन के लिए मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज फिर एक कदम और एक नए टॉपिक के साथ कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस जो आपको क्या कीवर्ड्स है वो भूलने नहीं देगा। चलिए शुरू करते हैं। ऑल सेट। तो आज कुछ नया नहीं है, दैट्स वाई सेड आज जिनके टैक्स के क्लासेस है वो घर से भी लॉ क्लास बाद में कर सकते हैं। आज फेमा के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। वैसे एक लाइन में अगर मैं बोलूं मैंने क्या करवाया फेमा के उन 4 क्लासेस में, फर्स्ट क्लास वाज अबाउट पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, उसके केस स्टडीज, उसका लैंग्वेज। सेकंड क्लास वाज अबाउट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस का डेफिनेशन दिया। कैपिटल के 3 एरोज निकले थे, प्रोहिबिटेड, परमिसिबल, एज पर रेगुलेशंस। थर्ड क्लास में ऑल्सो वी अगेन स्टार्टेड विद कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के कुछ और विंग। एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में हमने पिछले क्लास में मतलब थर्ड क्लास में शेड्यूल 3 पिक किया था पहले। फोर्थ क्लास में शेड्यूल 1 of current account transaction, schedule 2, and in the fourth class we also did a section number 3, section number 4 and some remaining definitions भी हो गए थे। तो आज क्यों बुला लिए सर? वैसे मैंने कलकत्ता में कल एक रिवीजन लिंक भी दिया था, फास्ट फॉरवर्ड करके अगर कोई सुनना चाहे तो वापस पूरा फेमा 2 घंटे में लपेट सकता है वो आदमी। तो अगर कोई आज क्वेश्चन आंसर्स क्लास में आ गया विदाउट अटेंडिंग एनी प्रीवियस क्लासेस ऑफ फेमा, आई वुड एडवाइज आज रेस्ट करिए और एसी का मजा उठाए, बिकॉज आज समझ में नहीं आएगा इफ यू हैवंट अटेंडेड द 4 क्लासेस ऑफ फेमा। ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स है। ओके चलिए, तो ये कहाँ है देखिए, मेरे बुक के पेज नंबर्स अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ मिला क्वेश्चन आंसर्स, बोलो बच्चा लोग। हम लोग इसमें भी है ना, पहले पीछे गंदे वाले में जाएंगे, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फेमा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ गए हैं। कहीं ऐसा दिख रहा है? अच्छा, आई एम वेरी गुड। एग्जाम हॉल में ना ऐसा आपको रंग बिरंगा क्वेश्चन नहीं देता है, वहां सब कुछ काला काला अक्षर भैंस बराबर नजर आता है। यहाँ पे मैंने ऐसे काला ये रंग बिरंगा भर दिया ताकि आप एनालिसिस बेटर कर पाए मेरे साथ। आइए मिलके सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक टिक कर रहा है और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स के लिए आएगा, बहुत सिंपल है। इन September 22, Mr. Purushottam Shah visited Atlanta as well as Athens and thereafter London and Berlin। एक लंबा बिजनेस ट्रिप था इनका, और इस बिजनेस ट्रिप के लिए ये विड्रू करके ले गए थे फॉरेन एक्सचेंज $50,000 तक फ्रॉम हिज बैंकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली ब्रांच। कोई प्रॉब्लम? ये फिगर कुछ दिया तो जरूर इसका यूज होगा बाद में। इसी फाइनेंशियल ईयर दिसंबर 2020 में ही विड्रू $50,000 फ्रॉम एसबीआई और अपने भाई अपने सन रवियान शाह को भेजा इन्होंने। तो यानी बोर्ड देखो, पहले 50,000 इन्होंने उठाया, उसके बाद इन्होंने वापस कितना उठाया? वापस 50,000 उठाया, आया ना। इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2021 वो अपनी माता श्री मिसेस सविता शाह के ट्रीटमेंट के लिए अपनी वाइफ के साथ गए, और अपने जहां उनके यंगर ब्रदर भी रहते थे। देखिए कहानी दिख रहा है, लपेट रहा है झूठ मूठ का। देने को 3 फिगर दे सकता था पर तुम ताकि ये सब कंट्रीज के नाम में खो जाओ। ए बाबा कनाडा कैसे, टोरंटो, अरे रुको। आगे लिख रहा है ये सब था, जो उसका भाई वहां ग्रीन कार्ड था, तो हम क्या करें भाई। मदर्स ट्रीटमेंट के लिए एंड टू हेल्प प्रणब शाह टू मीट इंक्रीज एक्सपेंसेस, भाई के यहाँ बहुत खा रहे थे इन लोग, उसको भी हेल्प करना चाह रहा था। वो रेमिट कर रहा है अपने प्रणब शाह के अकाउंट में कितना भैया? 75,000। समझ में आ रहा है स्टोरी कैसे गोल गोल घूमती है? आपको पढ़ने का जज्बा समझ में आएगा। इन February 2021 एक लड़का तो पता है पिछले बैच में बोलता है सर वो 50-50 अलग करिए, तो अब हैप्पी न्यू ईयर के बाद तो खर्चा अलग होगा। ए हैप्पी न्यू ईयर, हम लोग फाइनेंशियल ईयर देखता है, तो ये 2021 का फाइनेंशियल ईयर देखा जाएगा। ओ तो फरवरी का खर्चा भी मैं लूंगा ना। इन फरवरी वो क्या किया, आगे पढ़ते हैं। इसकी डॉटर का एंगेजमेंट हो गया और वो डेस्टिनेशन वेडिंग करेगी। कब करेगी वो? अगस्त 2021 इन ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। ओ अब थोड़ा कहानी चेंज होने जा रहा है, अब कुछ है। While on a trip to Dubai in the last week of March 2021, he again withdrew। अच्छा ये withdrawal कब हो रहा है वापस से? मार्च में हो रहा है। 35,000 अपनी बेटी के शॉपिंग के लिए खर्चा वर्चा हो रहा है। Later, the event manager gave an estimate of 2,50,000 for the wedding of Devanshi Shah। Hey, estimate आया है, क्या आया है?
एस्टिमेट आया है, अभी खर्चा नहीं हुआ है, और ये समझ में आ रहा, आंसर निकल गया एक्चुअली मुंह से। तो अब तुमको बताओ एस्टिमेट भी कब आ गया, मार्च में आ गया था। अब क्वेश्चन क्या है, इन लाइट ऑफ फेमा प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई लगेगा या नहीं लगेगा, सिंस पुरुषोत्तम शाह विड्रू फॉरेन एक्सचेंज ऑन वेरियस ओकेशंस, अलग अलग ओकेशंस पे वो विड्रू किए थे। कितना विड्रू कर लिए, काउंट करो तो 50 50, 1 लाख, 1 लाख कैसे हुआ देखो बच्चा लोग, 50,000, फिर 50,000, फिर 75,000, फिर 35,000, ये जोड़ के आप देखोगे इट इज लेस देन 2,50,000। लैंग्वेज मिलर, इस सिचुएशन में क्या प्रायर अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगेगा या नहीं लगेगा, मेरा क्वेश्चन ये है। वैसे तो आप देख के पता चल गया होगा, लेस देन 2,50,000, देखो फिगर बेस्ड था वैसे तो। अब आगे देखते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ विड्रॉवल on various occasions from his banker, State Bank of India, and remitting, Purushottam is not required to obtain prior approval. फिर आगे देखो, क्योंकि वो बोल रहा मैक्सिमम लिमिट तो 1,75,000 है, और 1 लाख के बाद ही उसको ले लेना चाहिए था। अरे बाबा, आंसर क्या है, क्योंकि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में इंडिविजुअल रेसिडेंस फॉर एनी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस टुगेदर इन अ फाइनेंशियल ईयर $2.5 लाख तक भेज सकते हैं। पता है ये तो एमसीक्यू बन के आया एग्जाम में, ये इंस्टीट्यूट के मैट का क्वेश्चन है, ये पहले सीए फाइनल में भी आया हुआ है, सेम छप जाएगा और एग्जाम में इसको क्वेश्चन बना देंगे 3 मार्क्स का, जहां पे तुमको एलआरएस स्कीम का लाइन लिखना पड़ेगा। एलआरएस स्कीम का लाइन क्या था, अकॉर्डिंग टू लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, no prior approval of RBI is required for permissible transactions up to rupees 2,50,000 in a financial year for any resident individual। पुरुषोत्तम कौन है, और एक नोट देना पड़ेगा अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता कि ये जो एस्टिमेट आया है वो शॉपिंग वाले के यहां से। ओके, स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना शुरू करो। Is it fine everyone? आइए नेक्स्ट वन। तो एलआरएस स्कीम का रेफरेंस दे दो ना यहाँ पे, हाँ प्लीज लिख देना, रेफर एलआरएस स्कीम अप टू $2,50,000 रेसिडेंट, कंपनीज मत लिख देना, इंडिविजुअल्स कैन रेमिट, बियॉन्ड के लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए, वो भी लिखेंगे। अप टू इस स्कीम में, एलआरएस स्कीम में तो उनको अलाउड है ना विदाउट प्रायर अप्रूवल, याद आया, याद नहीं आ रहा है, क्या खोज रहा है, याद नहीं आया, इसमें विदाउट प्रायर अप्रूवल है, बियॉन्ड भेजना है तो प्रायर अप्रूवल। कैन रेमिट फॉर परमिसिबल करंट एंड कैपिटल विदाउट प्रायर अप्रूवल, बिना प्रायर अप्रूवल के आप भेज सकते हैं। अंडर एलआरएस स्कीम अप टू $2,50,000 resident individuals can remit for permissible current and capital account transactions without prior approval of RBI.
पक्का? मेरा भी देखने का दरकार नहीं, अपने आप याद होना चाहिए अब तो ये आपको। फॉर परमिसिबल, ठीक हैंडराइटिंग में लिख देता हूं, करंट अकाउंट, जस्ट परमिसिबल, आज ये सारे याद हो जाने चाहिए आंसर्स आपको। करंट अकाउंट, कैप अकाउंट ट्रांजैक्शंस विदाउट प्रायर आरबीआई अप्रूवल। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन गोइंग ऑन, जो आपके पढ़े हुए पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टलाइज कर देगा, यानी इसके ऊपर जा सकते हो आफ्टर प्रायर आरबीआई अप्रूवल। फिर नोट भी देना चाहिए, वो एस्टिमेट जो बाद के खर्चा के लिए आया वो अभी कंसिडर नहीं किया जाएगा, अभी हम थोड़ी भेज रहे हैं। एक कागज में एस्टिमेट आया है कितना बिटिया की शादी में सितंबर महीना में खर्चा होगा। पक्का एवरीवन? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, दैट इज केदार स्पोर्ट्स एकेडमी, अ प्राइवेट कोचिंग क्लब। डिड यू गेट इट एवरीवन? Kedar Sports Academy, a private coaching club, provides coaching for cricket, football and other similar sports. बोलो, स्क्रीन दिख रहा है? Private coaching club. It coaches sports aspirants pan India. It also conducts sport events and campaigns across the country. In 2022, to mark the 25th year of operation. कहानी देख रहा है? झूठ मूठ का कहानी लिख रहा है। हमको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, हमको अच्छा लगता है, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हम नाना प्रकार के इस टाइप के टूर्नामेंट्स का रचना करते रहते हैं। अब देखो यहाँ पे T20 टाइप का इन लैंसशायर इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किए इन फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल 20 साल, जो भी देख लेंगे। द प्राइज मनी फॉर द विनिंग टीम इज फिक्स्ड एट 40,000, whereas in runners up it is pegged at 11,000। कुछ याद आ रहा है? ये हम लोग पढ़े थे फोर्थ क्लास में, बीसीसीआई अगर प्राइज मनी भेजता है कितने रुपए तक का प्रॉब्लम नहीं था? बीसीसीआई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर अदर देन एनी स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या स्पोर्ट्स लेवल बॉडी, याद आ रहा है? खोज के जाओ, किस अंश में जाओ, सूंघते सूंघते जाओ। शेड्यूल 3 के अंदर है क्या ये चीज? 2 के अंदर, शेड्यूल 2 के अंदर सेकेंड लास्ट आइटम, प्राइज मनी अप टू $1 लाख तक आप बाहर भेज सकते हैं, स्पॉन्सरशिप के लिए भेज सकते हैं। पर बीसीसीआई और अगर होता तो कोई लिमिट नहीं होता। तो केदारनाथ पहले 40 भेज रहा है, फिर 11 भेज रहा है, और टोटल 51,000 भेज रहा है। तो क्वेश्चन है क्या होगा? आंसर पढ़ के बताओ। फॉर रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी केदारनाथ रिक्वायर्ड सी नंबर, क्योंकि अप टू $1 लाख, याद आ रहा है? हिंट्स, हिंट्स में क्या लिखोगे अगर 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाए? एज पर शेड्यूल 2 रूल नंबर 4। थोड़ा हेल्प ये सब आंसर्स में आना चाहिए। अब फेमा का टेस्ट है आपका, है पेपर लीक है, बस ऐसे टाइप के सिंपल क्वेश्चन। अरे क्लास वर्क है, इसके लिए मेरे को क्रिटिसाइज मत करना। डोंट जॉइन हिम, ही इज टेकिंग टू मेनी टेस्ट। आदमी भला करने जाए उसमें भी तुम लोग का शिकार हो जा रहा है। अरे क्लास वर्क है भैया, टेस्ट से प्रॉब्लम है तुमको? हाँ सर, डर लगता है इंजेक्शन से, ब्लड टेस्ट से। क्लास वर्क फेमा का, इस एरिया में कभी जाओ अटेंड कर देना। और वो पेपर भी लीक है, इन्हीं में से कुछ आने वाला है। एज पर शेड्यूल 2 रूल 4 ऑफ फेमा करेंट, पूरा से लिखने का आदत डालो, ट्रांजैक्शन पूरा लिखना, रूल्स। अब वो लाइन याद आ गया? कौन सा आइटम है? सेकंड लास्ट आइटम देखो, प्राइज मनी can be sent up to $1 lakh or sponsorship up to $1 lakh by any body sports club other than state level, national level, international level sports body। तो केदारनाथ तो एक प्राइवेट क्लब है, इज इट अ नेशनल लेवल स्पोर्ट्स बॉडी? अगर नेशनल या इंटरनेशनल या स्टेट लेवल भी होता एंड मोर देन 1 लाख भेजता तो भी प्रॉब्लम नहीं होता। आ जाओ बच्चों। आकाश सिरामिक्स लिमिटेड, अप टू $1 लाख तक इन लोग को अलाउड था। अगर बीसीसीआई होता तो $1 लाख के ऊपर भी इंडिया के बाहर प्राइज मनी भेज सकता था। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो शेड्यूल 2 में वो आइटम वापस जाके देखो, ताजा ताजा 3 दिन पहले हुआ है।
अब तुम बिना ही देखे क्लास करने प्ले कर दियो तो अभी भी मैं तो बोल रहा हूं बंद कर दो वीडियो, सो जाओ, दोपहर का टाइम है। सोचो सिलेबस के चारों बेस्ट टॉपिक्स होने वाले हैं आपके, अब कोई टेंशन नहीं है। ये 4 हो गया तो आप पास है आराम से विद गुड मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे ना बाकी सब्जेक्ट्स में भी अपना टारगेट बैठाओ कि ये वाला कर लेने से मेरे को ये फायदा है, ये चैप्टर्स मेरे को ग्रिप में लेना पड़ेगा। तुम वैसे मत सोचना फाउंडेशन में तो मेरा ज़्यादा नहीं आया था, 400 में 220 ही आया था, तो मेरा तो इस बार इंटर में फेल होना निश्चित है। ऐसा नहीं होता है। वो फाउंडेशन के 310 वाले भी, डोंट टेक इट अदरवाइज, जिसका आया हो 310 वाले भी फेल हो जाते हैं इंटर या फाइनल में, क्योंकि अब तो इंटर और फाइनल तो पूरा अलग लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है। फाउंडेशन तो 12 के आधार पे आप मार्क्स उठाएं, पर इंटर के आधार पे आप मार्क्स उठेगा। फाइनल अगर आप सीएमए में है, आप सीएमए फाइनल में अलग मेहनत करोगे, उसका आपको इनकैशमेंट होगा। आकाश के बारे में पढ़ो क्या कर रही है। आकाश सिरामिक्स लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी, होल्ड्स अ कमर्शियल प्लॉट इन चेन्नई। किसको बेचना चाहता है ये? एक रियल एस्टेट ब्रोकर विद हिज हेड ऑफिस इन यूएस। ये वो है, वो कौन सा वाला पॉइंट है, निकाल के बताऊं, 2 मिनट वेट करते हैं पहले, अगर देखते ही याद आ जा रहा है। टू फाइंड सम बायर्स, हमारे चेन्नई में, चेन्नई वाले के लिए कुछ बायर, तुम फॉरेन ब्रोकर हो, बहुत फेमस हो वर्ल्ड में, हर जगह तुम्हारा जान पहचान है। तो वो वहाँ के सेलर ने, ब्रोकर ने एक इंडिया के बाहर वाले आदमी को तैयार कर लिया इंडिया में, चेन्नई में खरीदने के लिए। कौन सा वाला है? कौन सा आइटम ही नहीं बोल पा रहे हो, शेड्यूल नंबर कौन सा है ये 3 वाला है। शेड्यूल 3 रूल नंबर 5 ऑफ फेमा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। आंसर्स में सब लिखना पड़ेगा। और उसमें क्या लैंग्वेज लिखा था? अगर आप कमीशन देते हैं, ये पर ट्रांजैक्शन देखा जाता है, अगर आप कमीशन देते हैं और ये कमीशन आपका अगर एक्सीड कर रहा है हायर ऑफ द बिलो टू $25,000 या 5% ऑफ द पैसा जो फॉरेन बायर से चेन्नई में आ रहा है उस प्रॉपर्टी के बाबत, पहले कंपेयर कर लो। फिर हायर फिगर को किससे कंपेयर करना है? कमीशन से, या क्या इच्छा है तुम्हारी? तो पहले बैकग्राउंड समझ में आया, या कौन सा ट्रिगर हो रहा है कि तुम एक फॉरेन ब्रोकर को बोल रहे हो इंडिया वाला प्रॉपर्टी बिकवा दीजिए ना, आपका तो बाहर में बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स है जिसका चेन्नई में भी काम है। Glory Estate Company is controlled from India and hence it is a person resident in India under the applicable provisions of FEMA. A deal is finalized and it agrees to purchase the commercial plot. कितने रुपए में? 6 लाख $US में। According to the said agreement, वो कमीशन कितना एक्सपेक्ट कर रहा है? 7% of the sale proceeds for arranging the sale. अब तुम बताओ, बेसिकली यहाँ पे ऑप्शंस तो 4 दिया है, मतलब बेसिकली प्रायर आरबीआई अप्रूवल लगेगा नहीं लगेगा, स्टेप बताओ मुझे। हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? पहले देखो मुझे किससे कंपेयर करना है, $25,000 से और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। इंडिया में कितना आ रहा है? ये $25,000 है क्या? डॉलर ही तो है। और हम कमीशन कितना देने का सोच रहे हैं? इफ कमीशन exceeds higher of, if commission is greater than higher of these two, तो कमीशन कितने का हो रहा है मेरा, बताओ ना फिगर। वेरी गुड, कैसे निकाला? 7%। कैसे आया सर? ये रहा। कितना का? अरे बंटी कहाँ है रे? हाँ 7% कितना का है? $42,000 का क्या? 42, हाँ 6 लाख $US पे कितना आया? $42,000। ठीक है। अब 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस बताओ कितना है? 5% क्या चीज का किया? 6 लाख, तो ये कितना आ रहा है? 30,000। अब इन दोनों में से हायर फिगर कौन सा है? कितना बाबू? 30,000 और 25,000 में से हायर फिगर कौन सा है? 30,000। अब मैं इसको किससे कंपेयर करूंगा?
ये तो हम लोग पढ़े थे ना, अगर कमीशन का फिगर जो हम प्रपोज्ड है, ये मेरा है प्रपोज्ड कमीशन, मेरा 42,000 आ रहा है और हमको कंपेयर किससे करना है 30, तो इफ प्रपोज्ड कमीशन इज ग्रेटर देन हायर ऑफ दिस टू, तो क्या लगने वाला है, प्रायर आरबीआई अप्रूवल। लगेगा या नहीं लगेगा इस केस में? अब ऑप्शंस पढ़ के बताओ तो कौन सा आंसर होगा? अच्छा था ना ये सम, इसमें तुम्हारा एप्लीकेशन होके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से याद आ जाता है। तो इट्स अ बेस्ट क्वेश्चन ऑन कमीशन वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं लिख रहे हैं आप, क्या हुआ? अरे अचानक लंदन स्टैचू हो गई, बर्थडे पार्टी में होता था ना गेम्स। जल्दी लिखिए दीदी। ये कैसे आया वापस देखो, प्रपोज्ड कमीशन आपका 6 लाख रुपया में सेल नक्की हुआ है ना, तो 7% ऑफ 6 लाख आप प्रपोज कर रहे हैं 42,000 देने का। तो लॉ का लैंग्वेज क्या था, शेड्यूल 3 है। ऊपर लिखो भैया, कई लोग भूल गए। यहाँ पे क्या पिक्चर में आने का चांस लग रहा था, या आज क्या आया है, शेड्यूल 3 ऑफ, पूरा लिखना पड़ेगा, ऑफ फेमा रेगुलेशन। लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशंस, रूल्स रूल्स रूल्स। रूल नंबर कितना है ये, 5, वेरी गुड। कई लोग रूल 3 लिख देते हैं। रूल 3 तो शेड्यूल 1 का है, प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का। तो आज का क्लास वैसे बहुत लाइट क्लास है, आप जल्दी घर चले जाओगे आज पहली बार 1 घंटा 15 मिनट में ही। इससे हमारा पूरा फेमा जो टेस्ट का पेपर आने वाला है वो हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं यहीं पर। तब प्रॉब्लम नहीं था, 42 भी वो भेज सकता है, पूरा मना नहीं है, प्रायर आरबीआई अप्रूवल के बाद। हाँ 30,000 ही एग्जैक्ट भेजना होता तब नहीं होना होता, बिकॉज इट वुड नॉट हैव एक्सीडेड। मैच कर लीजिए वर्ड्स। ये बहुत अच्छा सम था, इससे है ना आप एप्लीकेशन सीख गए पूरा, हाउ द थिंग्स हैव टू बी अप्लाइड। तो इसका एक लाइन हिंदी में और लिख देना, अगर आपको 42 भेजना ही है, जिद्दी बच्चे हैं आप, तो भेजिए, पर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो समझ में आ रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज है ये। तो डर है क्या? नहीं, थोड़ा हाथ सेट हो जाता है एक दो प्रैक्टिस करने से। और अगर ये 3 मार्क्स का आता तो ये सब लिखना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल नंबर 3 ऑफ फेमा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स, when commission is given to agents abroad for sale of any plot in India and it exceeds higher of the below two। बल्कि वो हार्ड है, एमसीक्यू इजी है, आपको इंग्लिश ड्राफ्टिंग नहीं करना है, थोड़ा सा आधा ज्ञान भी अगर है, फिगर्स का कमांड है, तो आपका एमसीक्यू राइट। यस, और थोड़ा सा प्रैक्टिस किया होना चाहिए। इनफैक्ट सुनो, आपको अंदर का बात बता रहे हैं, एमसीक्यूज तो मतलब पूरा जो इंस्टीट्यूट मैट है वहीं से आ जाता है। मतलब लोग फिर भी नहीं ढीठ हैं, आपके फ्रेंड्स नहीं समझेंगे वो, मतलब ये सेम फिगर्स तक सेम हो जाता है। किंजल अजमेरा बाहर निकली थी, बता दी थी सब पूरा राइट है। मतलब कैसे, तुम श्योर कैसे एमसीक्यू राइट है? सब पूरा मैट का ही था। और प्रैक्टिस करते थे याद, यहाँ तक नाम भी चेंज नहीं करते हैं, इसको आकाश सिरेमिक से लिख देते हैं। कर दे तो भी अपने कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बता रहे नाम भी केदारनाथ, आकाश सिरेमिक्स पूरा। और गंदा काम तुम लोग पर रट के मत जाना, ये लोग आकाश सिरेमिक्स में केदारनाथ लिख देगा, और तुम लोग तो ये सब भी याद करके जाता है ना कि लोग केदारनाथ का आंसर ए होता है, आकाश का सी होता है, और तुम्हारा डी है डफर। आओ रमन से मिलते हैं, आओ आओ रमन। बोर्ड देख रहे हो रमन के बारे में? स्टार्ट रीडिंग। रमन एक एनआरआई है, और उसका ना इंडिया में कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मतलब कि वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। ड्यू टू सम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ही रिक्वेस्टेड हिज एल्डर ब्रदर राघव, अ रेसिडेंट इंडियन currently working as a manager in MNC in Mumbai, ए मेरे बिहाफ में तुम पेमेंट कर देना। ए सुना हुआ लग रहा है, सेक्शन 3 में आप सिर्फ ऑथोराइज पर्सन के थ्रू ही फॉरेन एक्सचेंज वाले ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। याद आ गया? भाई को बोल रहा है हम आएंगे तब तुमको दे देवेंगे, तुम मेरे बिहाफ में पेमेंट कर देना। रियल लाइफ में होता है, बट एकेडमिक पर्पस में क्या लिखा हुआ है कि क्या आप ऐसा काम कर सकते हैं? आंसर क्या होगा? पढ़ के देखो ऑप्शंस। ये सेक्शन नंबर किस पर बेस्ड है?
3 पढ़ो जाके सेक्शन 3 का लैंग्वेज। भाई लोग याद आ रहे हैं? टोपी वाले भैया याद आ रहा है ना? अभी एकदम ताजा ताजा हुआ है। ए होगा नहीं, ऑथराइज पर्सन के थ्रू नहीं हो रहा ना ये ट्रांजैक्शन। हाँ वो भी है, वो भी एक लॉजिक है, वो सब अपने एमसीक्यू में देना नहीं उतना। ये देखो, ऑल फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स एंड रिसीट्स एंड पेमेंट्स विल बी डन ओनली थ्रू, फिर लिखा है नो पर्सन विल मेक पेमेंट फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी एनआरआई ब्रदर ऑल्सो इन इंडिया। आप इंडिया में उसके बिहाफ में क्यों पेमेंट देंगे? म्यूचुअल फंड का एसआईपी ड्यू हो गया। कई लोग डर गए, हमको तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब ही नहीं बताया मेरा एफएम टीचर, हम कैसे एमसीक्यू सॉल्व करें। छोड़ो ना, तुमको मेन पता चल गया कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बात है। कई बार क्या होता है, बड़े पैराग्राफ में ना एक हार्ड इंग्लिश का वर्ड आ जाता है, वो बच्चा वहीं रोने लगता है, हमको इसका मीनिंग नहीं आता, हम सॉल्व कैसे करेंगे? सब बुद्धि से करेंगे, यही मतलब निकल रहा होगा, बुद्धि दौड़ा लो। पक्का? हम्म हम्म ये पेमेंट करने का बात हो रहा है, ये लिखा है रिसीव एनी पेमेंट बाय ऑर्डर ऑन बिहाफ इन एनी मैनर। मतलब तुम पेमेंट कर भी नहीं सकते हो, एंड तुम्हारा फ्रेंड तुमको बोल रहा है तुम्हारे थ्रू डॉलर एक्सचेंज करवा लेते हैं, रिसीव तुम कर रहे हो ऑथराइज पर्सन के बिना, और बाद में तुम मेरे लिए पेमेंट कर देना, मतलब समथिंग लाइक दैट, एसेट वेराइटी। मेन ये दो ही है, या ये बी डी, ठीक है। तो अगर ये हाँ 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो ये लाइंस भी याद होना चाहिए। नो पर्सन शैल मेक एनी पेमेंट for the credit of any person resident outside India. No person will deal or transfer in any foreign exchange or foreign security to any person who is not an authorized person. Authorized person को तो करना अलाउड है ही आपको। तो इस बहाने तुम्हारा सेक्शन 3 के लैंग्वेजेस भी वीडियो पॉज करके याद कर लोगे अच्छे से। मजा आ गया? और एमसीक्यूज करते हैं। बच्चा लोग इसको करो तो, नंदीश क्या लिखा हुआ है, पढ़ो नंदीश के बारे में। ईशान को भेजा है अपने बेटे को, लिविंग एक्सपेंसेस में कवर हो जाता है। 7 जून को भेजा, 9 जून को फिर भेजा, वाइफ बीमार हो गई, फिर भेजा। चार ऑप्शंस है, पढ़ लो। ट्राई, प्लीज ट्राई। होमवर्क दे सकता था, पर इससे क्या होता, आप लोग फेस टू फेस या वीडियो में देखने से। 4 ऑप्शंस है, देखो यहां तक। ओ, ईशान को ही से भेज सकता है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। अरे 2.5 लाख तक अलाउड है रेसिडेंट इंडिविजुअल एलआर स्कीम। अगर किसी को याद नहीं आया तो मतलब केस बहुत खराब है आपका। सोच भी रहे थे आप लोग 2.5 लाख के अंदर ही है ना, हम इतना बड़ा बात बोल दिया। किस 2 केस में? उतना तक मुझे जाना ही नहीं है, 2.5 लाख क्रॉस ही नहीं हो रहा है इस केस में। अगर एग्जाम में हम दे देता कि नंदीश सेम क्वेश्चन, रेसिडेंट इंडिविजुअल $260,000 मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज रहा है, तो भी उसको अलाउ हो जाता है। कैसे से 2.5 लाख तक अलाउड है? अभी आप 10 सेकंड पहले बोले हम केस कर देंगे। मेडिकल, एमिग्रेशन एंड स्टडीज अब्रॉड में अगर आप मेडिकल वाले में वहां का एस्टिमेट ला दें, मेडिकल इंस्टीट्यूशन का, पढ़ाई में यूनिवर्सिटी का एस्टिमेट ला दें, 2.5 लाख के ऊपर भी अलाउड हो जाता है, आरबीआई के अप्रूवल के बिना। बिना उस 3 में 2.5 के ऊपर भी भेज सकते हैं, सब्जेक्ट टू द एस्टिमेट। या और यहां तो कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, यहां क्यों प्रॉब्लम नहीं हुआ भाई? जोड़ो ना अकेले में। और हमेशा याद रखना, जोड़ने के पहले मेरा बार बार एक बेस याद रखना, सर बोलते थे एलआरएस स्कीम किसको अप्लाई करता है। अब तुम 2.5 लाख के लकीर के फकीर मत हो ना। अगर एग्जाम में आ जाए कि पहले वो 50,000 भेजा है, अब वो है ना और भेज रहा है 2,60,000 मेडिकल के लिए, अलाउड हो जाएगा। मेडिकल वाला एक्सेप्शन था, याद है? मेडिकल में, एजुकेशन में और एमिग्रेशन में 2.5 लाख क्रॉस होता है तो भी प्रॉब्लम
एक जगह और, अगर आप इंडिया में रेसिडेंट है, परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, यहाँ कोई जॉब करने आए हैं 3 साल तक, तो अपना नेट सैलरी तक आप इंडिया के बाहर भेज सकते हैं। पढ़ के देखो। हाँ राइट right. हाँ हाँ, मेडिकल में प्रॉब्लम ही नहीं है, इमिग्रेशन में प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ गया ना तुम लोग ये चीज? अच्छा, उस दिन एक चीज देखा था हम लोग, अगर सपोज मैं पहले मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज रहा हूं 2,60,000, याद आ गया क्वेश्चन किए थे ये, तो समझ गया ना, ये दोनों सिंपल थे। मैं पहले मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 2,60,000 भेज रहा हूं, मेरे को प्रायर आरबीआई अप्रूवल नहीं लगा। सर लगा ना, 2.5 के ऊपर प्रॉब्लम होता है सर। नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो एस्टिमेट फ्रॉम मेडिकल इंस्टीट्यूट आ गया। अब मैं 1 महीना बाद उसी साल में 50,000 लिविंग एक्सपेंसेस भेजना चाहता हूं, अब लगेगा प्रायर आरबीआई अप्रूवल, क्योंकि हम अपना वो लिमिट ऑलरेडी क्या किया, खत्म कर लिया। नहीं सर, वो तो ऐसे ही अलाउड था, ये वैसे अलाउड है, ऐसे नहीं चलता है। अगर मैं पहले 50,000 लिविंग एक्सपेंसेस भेजता पहले, उसमें आरबीआई अप्रूवल नहीं लगता। फिर मैं 2,60,000 भेजता मेडिकल वाला, उसमें भी नहीं लगता। पर अगर मैं रिवर्स कर दूं, पहले मेडिकल वाला खर्चा 2,60,000 भेज रहा हूं एज पर द एस्टिमेट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसके बाद अगर मैं लिविंग एक्सपेंसेस 60,000 भेजूंगा तो प्रॉब्लम है, मुझे प्रायर आरबीआई अप्रूवल के बाद ही भेजना अलाउड है। क्लैरिटी? तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि इसमें ना आपका मेहनत फाइनली समिंग अप हो रहा है। एक प्रॉब्लम क्या होता है, मैं पढ़ते सब है, मार्क्स किसी का ज्यादा कम क्यों आता है कि वो सम अप नहीं कर पाया बच्चा। अकाउंट्स सारे लोग इंडिया के सब बेस्ट टीचर से अपना अपना खुश होते हैं, हम तो बेस्ट से कर रहे हैं, रिजल्ट तो वही आता है। बेस्ट से करके भी कई लोग का 25 और कई लोग का 42, क्योंकि वो बच्चा समेट नहीं पाया। टीचर तो अलग अलग जाके नहीं पढ़ाया था किसी को कि उसके घर शाम को अलग से चला जाता है, तेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा सम लाया हूं। वी आर नॉट एबल टू समराइज, बी इट अकाउंट्स, बी इट लॉ, बी इट टैक्स। तो समराइजेशन बहुत जरूरी होता है फॉर बेटर रिजल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। है? हो गया तो ए आंसर ब्लैक किया हुआ था ज्यादा। एंड देयर आफ्टर भी लिखा हुआ है ना, मिला बाद में भी। हाँ भेज सकते थे। हाँ हाँ, एस्टिमेट ऑफ द यूनिवर्सिटी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। नहीं, ये तीनों तो अलाउड ही था, ये तीनों तो एक ही साल में हुए हैं। कहाँ लिखा हुआ है? चूज द करेक्ट as to when he can send further foreign exchange to his son for। हाँ तो ये अगले साल भेजेगा ना, ये साल का लिमिट तो एग्जॉस्ट हो गया। हाँ, प्रोवाइडेड वो सब में फिर डिटेल्स कैसा दिया है, क्योंकि इसमें एक एलआरएस में परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस एज वेल एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अच्छा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में गजब कॉन्सेप्ट दिया था मैंने, $2.5 लाख तक तो अलाउड है ही, पर हर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अलग रेगुलेशन के अंदर अलग अलग लिमिट्स भी होते हैं, तो दैट थिंग विल आल्सो कम इनटू पिक्चर। पक्का ना? 5 का आंसर अप्रैल कैसे हुआ देखो ना बाबू, लिखा है कि इस साल तो क्या चल रहा है, 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, मतलब 31 मार्च तक और भेजना अलाउड नहीं है विदाउट प्रायर आरबीआई अप्रूवल। ये तो लिमिट एग्जॉस्ट हो गया ना 31 मार्च तक,
प्रायर आरबीआई अप्रूवल एग्जॉस्ट। अब वो बोलना बेटा को घर भी वहां पे खरीदवाना चाहते हैं, तो घर वाला केस अब तुम अगले साल में अपना स्कीम लेना। भैया को बेटा को बोला अब अप्रैल में लाना बेटा स्कीम, आरबीआई अप्रूवल के बिना अगर मैं तेरे को पैसा भेजना चाहता हूं तो अप्रैल में अब भेज पाऊंगा, वरना अभी मेरे को प्रायर आरबीआई अप्रूवल लगेगा। क्योंकि 21 से लेके 31 मार्च 22 तक जो मेरा पिगी बैंक था दैट हैज एग्जॉस्टेड नाउ। ओके, क्योंकि अब 22 से फिर मेरा नया 2.5 लाख का लिमिट चालू होगा। क्वेश्चन 6 लिखो, डू इट आफ्टर डूइंग फॉरेन कंपनी चैप्टर। ये दो क्वेश्चंस मिक्स हुआ है। डू इट आफ्टर, अभी नहीं करना है ये, फॉरेन कंपनी चैप्टर। सोच रहा हूं पहले फॉरेन कंपनी करवाऊं या एलएलपी करवाऊं। फॉरेन कंपनी करवा देता हूं ताजा ताजा में, एलएलपी तो फिर भी जीवन में कभी ना कभी पढ़ा होगा मेरे से आपने। और जिनके कॉलेज एग्जाम्स है घर से शाम को देखते रहना, फास्ट थोड़ा स्पीड करके 1.25 तक। 2x में मेरे क्लासेस मत देखिएगा, आई एम नॉर्मल, आई डोंट स्पीक वेरी धीरे धीरे कि बच्चों आज है ना हम लोग फॉरेन एक्सचेंज, इन वालों को अगर कोई आपको यूट्यूब में दिखते होंगे वो 2 में करना होगा। हम नॉर्मल है एकदम, देखो एकदम नवयुवक की तरह आपको मॉडर्न स्टाइल से पढ़ा रहे हैं, नॉट परदादाजी स्टाइल। ये सारे, ये बड़ा क्वेश्चन है ये 22 पॉइंट समथिंग 22 पॉइंट समथिंग। अच्छा रुको रुको रुको, हाँ इसमें ओक ट्री दिख रहा है, ये ओक ट्री वाला क्वेश्चन 3-4 पेज चल रहा है, ये फॉरेन कंपनी चैप्टर से रिलेटेड है और थोड़ा फेमा से, तो पहले वो होने दो तब वो करोगे आप। ये हाँ 7 वाला में भी ये चक्कर है। एक मिनट रुको बाबू, 1 मिनट चेक करने दो, 1 मिनट। हाँ ये भी अभी मत करना, बाद में करना, पर करना जरूर। ये घर में भी ट्राई कर सकते हो वैसे आज भी तुम, क्योंकि आज मत करना, सॉरी, आफ्टर यू डू फॉरेन कंपनी चैप्टर। इजी है। उसमें क्या हुआ तुमको लग रहा हो इतना बड़ा क्वेश्चन, स्कूल में पढ़े हो, रीड द कॉम्प्रीहेंशन एंड आंसर द फॉलोइंग, तो वही है, मतलब क्वेश्चन स्टोरी दे दिया, उसमें 4 क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। मोहिता पीरियोडिकल्स आ जाओ प्लीज जल्दी से। Mohita Periodicals and Max Publication Limited, having registered office in Chennai, has obtained consultancy services from an entity based in France for setting up a software program to strengthen various aspects relating to publications. The consideration for such consultancy services is paid in foreign currency. The compliance officer of Mohita Periodicals wants your advice कि पैसा कैसे भेज सकती है without prior approval of RBI. Hey, कंसल्टेंसी पेमेंट्स और प्रायर अप्रूवल आरबीआई से एक हिंट और पता चल जाता है, ये शेड्यूल नंबर 3 ऑफ फेमा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स के हैं। क्योंकि शेड्यूल 2 क्या था, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। याद आ रहा है, हेल्प कर रहा हूं आज। अगर तुमको विंग्स याद है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में 3 निकलता है, प्रोहिबिटेड, प्रायर सीजी केसेस, प्रायर आरबीआई, और एक बात भी सीखे जो तीनों में मेंशन नहीं होता वो ऐसे भी अलाउड होता है करंट वाले में, रेसिडुअरीज आर अलाउड। तो ये शेड्यूल 3 का आइटम है ऑफ फेमा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स। मैं एमसीक्यू के साथ साथ 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी करा रहा हूं, और कंसल्टेंसी में 2 आंसर निकला था। किताब खोलो और पहुंचो वहां पे सूंघते सूंघते। वेरी गुड, पास हैं आप। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में $10 मिलियन तक पर प्रोजेक्ट प्रॉब्लम नहीं है। फॉर अदर टाइप ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज $1 मिलियन पर प्रोजेक्ट तक अलाउड था, उसके बियॉन्ड अलाउड है बट प्रायर आरबीआई अप्रूवल। तो ये शेड्यूल 3 ऑफ फेमा, ओ लिखा हुआ है, हम क्यों लिखे अदर, स्पीड बढ़ाइए अब आप लोग जो लोग स्लो चल रहे हैं। मैं बार बार मोटिवेट किया था, दिस वाज द बेस्ट पीरियड। सोचो रिजल्ट आए हुए कितने महीने हो गए और अभी तक क्या सिचुएशन है। आप लोग अच्छा है वैसे, अगर गांव में खबर लेंगे उस हिसाब से आप बहुत अच्छे लेवल पर हैं।
रिमाइंडर, मैं जब नहीं रहूंगा 10 दिन के लिए, इस महीने के 21 तारीख से 31 तारीख तक, तो आपको जो स्टे अहेड बैच बोल के कंपनी लॉ के क्लासेस दिखाई देंगे, मीटिंग, शेयरहोल्डर्स मीटिंग, नोटिस, कोरम, जिसका वो सब नहीं हुआ है वो हर दिन एक एक शाम को मेरी स्मृति में देखते रहिएगा, सो दैट वंस आई रिटर्न बैक आई कैन स्टार्ट विद कंपनी लॉ अगेन, जब तक ये अदर लॉज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बाहर जाने के पहले। हटा दो, मजा आ रहा है, खुद को कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, और लिखने का पैटर्न भी 3 मार्क्स के लिए डेवलप हो रहा है एज पर शेड्यूल नंबर। ये वाला पढ़ो तो बच्चा लोग अपने आप, आंसर मत देखना पहले। After 5 years of stay in US, start reading. After 5 years of stay, he came to India. Capital contribution किया है, अच्छा। He also started proprietary business of selling in Moradabad. Within 2 months, he established a branch in US. उमेश का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, उसके ब्रांच का क्या होगा फॉर 22-23 आफ्टर कंसिडरिंग दी। अरे ब्रांच से कहानी याद आया, ब्रांच इज आउटसाइड इंडिया, बट इफ इट इज ब्रांच इंडिया के बाहर है पर कंट्रोलिंग अगर इंडिया से हो रहा है तो वो ब्रांच का भी स्टेटस क्या होता है। और जब कोई बाहर से इंडिया में बिजनेस करने के लिए आता है तो सीए वाले लोगों को आंसर क्या लिखना पड़ता था, आप हाथों हाथ मान लो रेसिडेंट, चाहे पिछले साल 182 डेज से ज्यादा नहीं भी रहा हो। और ब्रांच का स्टेटस भी याद आ गया, रेफरेंस में क्या लिखोगे, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, रेफरेंस में क्या लिखोगे, क्या होगा आंसर, बोथ ना। Start observing everyone. कॉन्फिडेंस आने लगा कि किस तरह अप्रोच करना है। एमसीक्यूज देखो इजी होते हैं, यही अगर इंग्लिश में लिखने जाओगे तो आपका कुछ ना कुछ हो सकता है लैंग्वेज प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाए। और कई बार है ना, जैसे एक एग्जांपल आपको बताता है, जैसे ऊपर कंसल्टेंसी वाला क्वेश्चन था, एक लड़का टेंशन में आ गया, याद नहीं आ रहा यार कौन सा शेड्यूल में यार, ऐसे सर लोग लिख देता है इजीली शेड्यूल 3। तो एक फ्रेंड बोलता है देख हिंट्स मिल गया क्वेश्चन के अंदर, आरबीआई का कुछ अप्रूवल का बात कर रहा है और तेरे को याद है आरबीआई अप्रूवल तो शेड्यूल नंबर। टेक्निक है, और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनाए हुए हैं अलग अलग इंक से, ताकि थोड़ा हेल्पिंग हैंड हो जाए। सीधा काले काले होते तो आपको रिवीजन में भी और तकलीफ होता। तो मैं खुद इसलिए प्रिंटर के ऑफिस में बैठ करके इंक बदलाया हूँ, ऐसे रैंडमली इंक नहीं भरने बोल दिया हूँ। वो तो पता है किसको भर देता इंक फॉर को, द में अलग इंक लगा देता। अब द का हम क्या करें, मेरे तो जो पंच लाइंस है उसमें मुझे इंक चेंज कराना होगा। 10 को पढ़ो, आंसर वैसे क्या होगा बताओ। वो मेडिकल ट्रीटमेंट में 2.5 लाख अलाउड होता है ना, और आंसर भी डार्क हो गया ना, दिख गया यार। मिला 11 में आ जाओ। फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अरे दिख गया आंसर, ये कौन सा था, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर कितने विंग्स थे, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। कुछ परमिसिबल रेसिडेंट इंडिया वाले एंगल से होते थे, कुछ परमिसिबल आउटसाइड वाले एंगल से होते थे। 12 में आ जाओ। हम लोग पिछले क्लास में एक्सपोर्ट का डेफिनेशन किए थे, सिर्फ गुड्स होता है या सर्विसेज भी होता है, बोथ ऑफ द अबव। बोलो कैसा लग रहा है बच्चों।
अब ये एमसीक्यू अभी नहीं देखोगे, अभी नहीं देखोगे, ये टेस्ट पेपर है ना, ये अभी नहीं देखोगे, ये तो टेस्ट पेपर है। आप आजकल हम यहाँ से टेस्ट लेता है ना, ये अभी मत देखना ईमानदारी से, ये हम लोग टेस्ट में देखेंगे। एक धांसू क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, वो भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जनक। नए किताबों में एक क्वेश्चन 9 दिख रहा है, जनक बोलकर। जनक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं देखे हम किसी टेस्ट पेपर में, हमको पता नहीं, ऐसा लग रहा है हम कहीं क्वेश्चन में जनक देखे हैं। जनक इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ही नहीं, कोई बोल रहा है? देखो वो नीचे नंबर है, तो आपका पेज नंबर अलग भी हो सकता है। और हम तो देखो अच्छे आदमी हैं, हम पूरा इंक विंक दे के हेल्पलाइंस आपके लिए पूरा रेडी रखे हैं। मिला क्वेश्चन 9? चलो वो अभी नहीं करेंगे, पहले है ना इजी वाला थोड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 में आ जाओ। अब तुम लोग जल्दी जल्दी खुद करो, अब इजी है, बस अब घर जाने वाले हैं आप आज 15 मिनट में। क्वेश्चन 1 पे आ जाइए। तुम लोग 1 करो, हम आता है जब तक, घूम के आंसर्स भी है, और राइटिंग पैटर्न जरूर देखेगा। 1 2, कुछ आंसर में मिस्टेक्स भी है, वो भी ठीक करेंगे। 3 4 5, चलो। और तुम आंसर में खुद सोचना हम क्या वर्ड्स पे हाईलाइट किया है, कैसे क्या लिखा है। चलो, अच्छा मिनिस्ट्री का नाम लिखना जरूरी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, वो मैंने बताया था, मैंने कार्ड दिया था, सिर्फ प्रायर सीजी भी चलेगा। स्टार्ट डूइंग इट।
चलिए लेट्स स्टार्ट। देखो, ये बता दो भाई, बता दो। नहीं नहीं, ऐसे क्या लिखोगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1 यार ऑफ, ओ लिखा है तो फर्स्ट शेड्यूल, ये प्रोहिबिटेड है ना? कल्चरल टूर में क्या होगा बताओ? और इसका आंसर में कौन सा वर्ड्स होगा? अकॉर्डिंग टू सेकेंड शेड्यूल। दिख रहा है? ये सब पे मार्क्स है। तुम लोग बात समझ रहे हो? ये अगर रेफरेंस तुमको अगर नहीं लिखे ना एग्जाम में, तुम लोग पूछना आंसर कैसे लिखना है सर, और ये प्रायर परमिशन किसका होगा? ऑफ सीजी। तो हम पूरा आपको पैटर्न बताते हुए चल रहा है। जैसे ये सब नहीं लिखने से भी चलेगा, अंडर सेक्शन 5 और प्रोविजन, इतना ज्ञान नहीं चाहिए मेरे को। मतलब ये अगर नहीं लिखेगा ना आंसर में, फर्स्ट शेड्यूल 2 फेमा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स, रेगुलेशन नहीं लिख सकते हो। ये क्या है? रूल्स रेगुलेशंस किससे एसोसिएटेड है? तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट वैसे था कि तुम्हारा जो पढ़ा हुआ मेहनत था, तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस ऊपर चला गया होगा कि भाई हम तो पास है। ये बताओ तो भाई। ओ फिल्म स्टार फिर से आ गया, क्या लगने वाला है? यहाँ मिसिंग है ना, सेकेंड शेड्यूल रेफरेंस में आंसर बेटर करना होगा। टू फेमा करंट रूल्स, शॉर्ट में लिख दिया हूँ मैं। हाँ, है ना? प्रायर सीजी लिमिट्स नहीं है, प्रायर सीजी का केस है ना। रोमन 2 का बताओ। ये सब मिसिंग है आंसर में। अलाउड कहां तक है? अप टू द एस्टिमेट ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफरिंग द ट्रीटमेंट। लैंग्वेज पे कमांड आया। श्योर? हटा दो? हटाऊं? इसका क्या होगा? वेरी गुड। अब तुम लोग को आइडेंटिफिकेशन आ गया, ट्रांसपोर्टर ट्रांसपॉन्डर्स, मतलब तुमको लिस्ट वैसे पूरा याद नहीं करना था, टेक्निक सीख जाओ कि कहां पर आएगा। तो इसमें भी कौन सा रेफरेंस मिसिंग है? शेड्यूल फेमा करंट, और ये जो बाद वाला है, वेरी गुड, शेड्यूल 1 में प्रोहिबिटेड है। ये तो प्रायर सीजी का केस था, ये शेड्यूल 1 है, वो शेड्यूल 2 है। मतलब तुम शेड्यूल नंबर नहीं दोगे ना, मार्क्स नहीं मिलेगा, हम पहले ही बता दें आपको बार बार। अब ये पढ़ो जल्दी से एक बार, पढ़ाई करने के लिए कहा गया इसका बच्चा, पढ़ो। गजब क्वेश्चन है, भी गुड लिखो इस क्वेश्चन को। लिखो वेरी गुड, पढ़ो पूरा पेशेंस से पढ़ो, अच्छे से। स्टूडेंट इंडिया में रहे थे और इंडिया छोड़े 15 जुलाई को फॉर स्टडीज, तो माना गया था स्टडीज आर आल्सो कंसिडर्ड एज अनसर्टेन पीरियड के लिए। तो पहले तो पूरा डेफिनेशन का वो पूरा डेफिनेशन नहीं दिया है, जो पोर्शन यहाँ ट्रैक्ट हो रहा है वो शो ऑफ किया। उसके बाद आरबीआई अपने सर्कुलर का रेफरेंस दिया, पूरा नंबर याद मत कर लेना सर्कुलर का, स्टूडेंट्स विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेसिडेंट्स। तो ये सुनो सुनो, 15 जुलाई तक तो ये क्या माना जाएगा? रेसिडेंट। 15 जुलाई के बाद ये क्या माना जाएगा? तो ये रेसिडेंट अगर है उस समय तक, तो एलआरएस स्कीम में भेज सकता है $2.5 लाख, और स्टडीज के लिए तो $2.5 लाख के ऊपर भी भेज सकता है, अप टू द एस्टिमेट ऑफ दैट फॉरेन यूनिवर्सिटी।
तो ये देखो, मार्किंग्स देखो मेरे, पहले तो ये PRI वाला आंसर, ये 2 पार्ट है उसका आंसर का, और फिर ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जो दिख रहा होगा आपको अभी। मैं वेट कर रहा हूँ, अच्छे से ऑब्जर्व करो, रीड करो अभी का अभी आंसर, अभी नहीं तो कभी नहीं, अच्छे से पढ़िए। मंडे सबको आइएगा। मोस्ट प्रॉब्ली आई विल स्टार्ट विथ फॉरेन कंपनी कॉन्सेप्ट्स। मैं मंडे फॉरेन कंपनी शुरू करूंगा, LLP बाद में आफ्टर सर रिटर्न्स, पर मंडे में फॉरेन कंपनी शुरू करना चाहूंगा। इजी टॉपिक। अब आपके सारे हार्ड टॉपिक्स, जो 3 भयंकर टॉपिक्स थे सिलेबस के, वो हो गए, भयंकर वाले 3। और कंपनी लॉ में भी कुछ हार्ड हार्ड आएगा अभी, पर फिर भी वो मैनेजेबल होता है। ये 3 अगर आप सीख गए तो आपको कोई टेंशन नहीं है। देखो लैंग्वेज पूरा मैच करो। इसमें एक चीज़ और आंसर में आना चाहिए, वैसे आपको टेस्ट का पेपर तो लीक पता चली गया होगा, कुछ क्वेश्चंस को मैंने गुड बोला है, पता नहीं मतलब देखा हुआ लगता है कहीं किसी साल आया होगा कोई टेस्ट में। इंक इस टाइप का मार्किंग्स होना चाहिए ताकि रिफ्लेक्ट कर सको ऐसे आंसर्स में। अब नया बुक जो प्रिंट होगा उसमें और भी इंक चेंज कर दूंगा। दिखने में सिंपल लग रहा है, जब लिखने जाओगे इसमें बहुत टाइम लगेगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले PRI का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, फिर RBI का सर्कुलर थोड़ा सा रेफर किया, फिर कंक्लूड किया। देखो 4 पैराग्राफ्स कैसे बना है, दिख रहा है आपको। और तुम्हारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, 1.5-2 लाइन लिख के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं इंस्टीट्यूट हमको मार्क्स नहीं दिया। कहाँ से मिलेगा मार्क्स? हटा दूं? अब ये नहीं पढ़ाएगा, ये बहुत सिंपल है। 5 हॉलीडे होमवर्क लिखो, और सारे आंसर्स में वो शेड्यूल का रेफरेंस देने का आदत डाल लेना, ठीक है। 6 भी बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि मतलब पूरा ही सिंपल है। 7 पढ़ो बच्चों, अच्छा लगा मेरे को 7, देखा हुआ लगेगा आपको कहीं। सेवन अच्छा क्यों लगा मेरे को? फर्स्ट, डिफाइन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन भी मौका मिलता है इसमें समझाने का। देखो डेफिनेशन भी आया है, सीधा यस नो पे नहीं आया। फिर इन लाइट ऑफ लाइट्स नहीं होगा, लाइट होगा, लाइट्स ऑफ द अबव लिख दिया है। ओ बाबा, रोशनी में। हाँ, 3 महीना तक का क्रेडिट पीरियड, फर्स्ट क्लास से रो रहा हूं। 6 मंथ्स तक का हम लोग शॉर्ट टर्म क्रेडिट ही मांगते हैं, जो डेफिनेशन के अंदर दिख रहा है आपको वर्ड्स। कैन यू सी द राइटिंग पैटर्न ऑफ द आंसर? पढ़िए एक बार, राइटिंग पैटर्न देखोगे आप, राइटिंग पैटर्न ऑब्जर्व करोगे आप। स्टार्ट ऑब्जर्विंग एवरीवन। मुझे पूछना आपको क्या इसमें नया मिला। लिखने का पैटर्न देखो, इन लाइट ऑफ द अबव। पहले डेफिनेशन डालने का फायदा क्या हुआ, मैं अपने आप को जस्टिफाई कर पा रहा हूं कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज के अंदर पड़ रहा है। किसी को कुछ क्वेश्चन है यहां तक? अपनी बहन को राखी में अब वहां डॉलर्स भेजते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होता है, याद आया? बोलो। कहां पर, कहां पे लिखा हुआ है? हाँ ठीक ठीक ही तो लिख रहा है, इसलिए तो लिख रहा है करंट अकाउंट है ये। हाँ हाँ, तो नहीं है, ये तो बोल ही रहा है कैपिटल नहीं है, इसमें तो गलत है नहीं। अगर वो किसी को करता, वंस द गिफ्ट इज एक्सेप्टेड बाय नो वन ओज एनीवन इन इंडिया और US, मतलब वहां पे गिफ्ट एक्सेप्ट हो गया, कहानी खत्म।
मतलब ये नहीं लिखने से भी चलेगा, ये लाइंस नहीं लिखने से भी चलेगा। बात समझ में आ रहा है? आंसर, once the payment is made he neither owns or owes anything in other country। हाँ, मेरा कुछ बाकी नहीं है, पेमेंट हो गया, हम मशीन इंडिया में ले आए, हम इंडिया के आदमी हैं, हम मशीन इंडिया में ले आए, उसका पेमेंट 2 महीना बाद हो गया, कहानी खत्म। मेरा कोई इंडिया के बाहर एसेट थोड़ी क्रिएट हुआ है। ठीक ही तो लिख रहा है ना। अगर मेरा इंडिया के बाहर हम कोई मशीन वहां खरीद करके वहां एक ब्रांच फैक्ट्री का सेट किए होते तो ना कैपिटल अकाउंट होता। हम इंडिया में 3 महीने के क्रेडिट पे मशीन लाए, इंडिया में मेरा एसेट हुआ है, हम इंडिया के हैं। अब तुम मत बोलना कैपिटल एक्सपेंडिचर एज पर अकाउंट सर, ये तो कैपिटल अकाउंट होगा। हम पहला दिन ही बता दिया था, इसको अकाउंट से इक्वेट मत करना। मशीन यहाँ का आदमी इंडिया लाया, 3 महीना बाद पेमेंट हो गया, 4 महीने बाद पेमेंट हो गया, शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटी माना जा रहा है। पक्का एवरीवन? अगर मेरे न्यूयॉर्क वाले भाई को हम गिफ्ट देता और इंडिया में उसका कोई अकाउंट खुलवाता तो प्रॉब्लम हो जाता। याद है बहना वाला राखी वाला एग्जाम्पल दिया था, बहन को राखी में हम डॉलर्स भेज देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहन को हम जबरदस्ती इंडिया में 500-500 का 2 गड्डी दे दिए, दीदी चलो बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, नहीं दीदी अच्छा लगता है यहाँ भी कुछ होल्ड करो, बेचारी को तकलीफ में डाल दिया राखी के बहाने तुमने। ओके, ये वाले में आओ ना प्लीज, ये आपका फेवरेट आओ, लिखो 8 को लिखो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फिगर याद नहीं रहता। डोनेशंस फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर्स, याद आ रहा है? इन एनी यूनिवर्सिटी, start reading please। donation for creation of chairs in any university। कितना था? लैंग्वेज बहुत गंदा था। पहले तो डोनेशन फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर मतलब बाहर के कोई फैकल्टी का सैलरी दे रहा हूं मैं, और इस पे लिमिट्स ऐसे होते थे, लोअर होते थे, और ये लैंग्वेज में लोग फंसते हैं। पिछले 3 सालों में जो भी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स वो एग्रीगेट करो, उसका 1% निकालो, और 50 लाख यूएस डॉलर है ये, है ना? 5 लाख है या 50 लाख है? श्योर ना? थ्योरी में भी वही था ना, 50 लाख यूएस डॉलर्स। या कोई ऐसे फंड में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिस वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रमोट कर रहा है, नॉट एन इन्वेस्टमेंट फंड, या उनके कोई टेक्निकल रिसर्च लैब में हम डोनेशन दे रहे हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट आई कैन गिव? तो लिखा मैक्सिमम अमाउंट विच आई कैन गिव इज लोअर ऑफ दीज टू, बट इफ आई वांट टू एक्सीड दिस आई कैन एक्सीड। वेरी गुड, एज पर प्रायर अप्रूव आरबीआई, पर मार्क्स कटेगा मेरा है। शेड्यूल 3 रूल 5 ये सब लिखना पड़ेगा अगर हम लोअर एक्सीड करते हैं। वाह, मतलब थोड़ा सा इसको कंसोलिडेट तुमको आजकल में ही करना पड़ेगा फेमा। हम बाकी पता है आने वाले क्लासेस में आपको इतना प्रेशराइज नहीं करेगा कि आज तुम लॉ पढ़ो बाकी सब्जेक्ट्स बंद करो, पर ये 3 टॉपिक्स जो इन दिनों हुए हैं ये ऐसे हैं कि मुझे आपको अपील करना पड़ा, और मैंने पूरा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस देख कर कि बाकी ट्यूशंस का प्रेशर थोड़ा कम है अभी, मैं घुस गया बीच में। तो एज पर शेड्यूल 3 रूल 5 ये सब लैंग्वेजेस देखो तुम लोग अच्छे से, स्टार्ट ऑब्जर्विंग, अच्छे से ऑब्जर्व करो। और आज अगर लैंग्वेज वापस देख लोगे ना, याद ही हो जाएगा, ट्यूसडे टेस्ट पे बैठ जाओगे। और टेस्ट भी पता ही है कौन सा, क्वेश्चंस भी तुमको लीक्ड है कि कौन से 3 आएंगे, वो तुम जानते ही हो। हेलो, पक्का? वेरी गुड। और अब आ गया है जनक, जो कि मैंने बोला था ना। अच्छा, एक बार 10 में आओ, 10 में आओ जल्दी से, 10 भी लिखो, गुड। सब 10 में आ जाओ। प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस की लिस्ट आए थे फेमा के कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में, कि पर्सन आउटसाइड इंडिया ये सब काम में नहीं कर सकता है। पढ़ के देखना, आंसर पढ़ो, अभी कभी याद आएगा।
स्टार्ट रीडिंग. No person resident outside India will make investment in India. लैंग्वेज मिल रहा है. इन एनी फर्म, एनी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, जो ये सब में एंगेज्ड हो. चिट फंड, निधि कंपनी, एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटीज. फिर मैंने बताया था एनआरआईज को कभी कभी फार्म हाउस में अलाउ कर देते हैं, पर यहां ऐसे एनआरआई वर्ड पेपर में तो लिखा नहीं था, बस पर्सन आउटसाइड इंडिया लिखा था. रियल एस्टेट बिजनेस में मना है, पर रियल एस्टेट बिजनेस में क्या क्या नहीं आता है वो भी आपको याद रखना होगा. यानी कि ये सब में अगर फॉरेन वाला आदमी करता तो फिर अलाउड हो जाता रोड ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन और में, टाउनशिप्स और में. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो ये भी हमारा हो गया. एंड नाउ द लास्ट वन जनक का करेंगे और फिर घर जाएंगे. चलो टेक योर टाइम, स्टार्ट सॉल्विंग बच्चा लोग. मैं फुल स्क्रीन करता हूं, सॉल्यूशंस भी देखना. अच्छा, इसको करने के पहले आपको अगर थोड़ा याद दिला दूं, कमीशन वाला अभी थोड़ी देर पहले आप ट्रांजैक्शन किए थे. कमीशन टू एजेंट्स अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल और कमर्शियल फ्लैट्स इन इंडिया व्हेन इट एक्सीड्स हायर ऑफ दिस टू. याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है ये चीज? ये एजेंट्स है, हो सकता है आपने 2 ब्रोकर्स अपॉइंट किए हो, तो दोनों का मिला के ये है लिमिट. तो अगर 2 ब्रोकर है तो फिर डिवाइड बाय 2 कर देना. ये पर ट्रांजैक्शन हो रहा है आपका कमीशन. घर तो एक ही है ना, उस घर को 2 ब्रोकर्स मिलके बिकवा रहा था, तो दोनों को ये लिमिट थोड़ी दे दोगे. मेरी बात समझ में आ रहा है? हम बोल रहे हैं मेरा इस दुकान में ना खर्चा 10,000 करने का मन है, और बच्चों को बोल रहा हूँ ये लो पैसा, तो दोनों बच्चा 10,000 थोड़ी कर देगा. दोनों बच्चा मिला के कितना करेगा? 5-5, मतलब 5-5 ईच 10,000. गंदा एग्जाम्पल दिया है. तो वैसे ये जो कमीशन टू एजेंट्स लिखा हुआ है देखो, तो उस हम क्यों ऐसा पढ़ा है अभी तुम समझ जाएगा थोड़ी देर बाद कैलकुलेशन जब देखेगा. स्टार्ट रीडिंग. तब 2 अलग अलग प्रॉपर्टी. हाँ, ये घर तो एक ही हो रहा है ना, बेचे 2 ब्रोकर्स है. तुम अगर बोल रही हो हम 2 घर बेच रहे हैं, तब तो 2 अलग मैटर हो गया. पढ़ो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फुल पेज कर दो. कैलकुलेटर अभी निकाल लो थोड़ा. वैसे तो लिमिट क्या होता है? $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस. इन दोनों में से हायर निकालो, एंड अगर तुम्हारा कमीशन एक्सीड कर रहा है तो. पर यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ब्रोकर्स है ना, तो एक एक ब्रोकर, लिमिट ऑन ईच ब्रोकर मुझे निकालना होगा. देखो क्वेश्चन में क्या आया, देखो हाउ मच मैक्सिमम कमीशन कैन बी गिवन टू ईच ब्रोकर पूछ लिया है. बच्चा लोग देखो नीचे ईच, वरना तो मुंह से नॉर्मल आंसर निकाल देता, बट ईच ब्रोकर का में क्या होगा बताओ. टोटल कमीशन जो भी होगा ना तुम्हारा, वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा.
यानी अब तुमको ये लिमिट भी 12,500। अच्छा, और ये देखो 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 2.5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस, और इनवर्ड रेमिटेंस भी अभी क्या है, पूरा आया नहीं है, 50% ही आ रहा है। क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा। ये फिगर तुम्हारा आएगा 9,37,500 रुपीज़। इस सब में डॉलर और रुपी का एक्सचेंज रेट दिया नहीं है, तुम कॉन्क्रीट आंसर नहीं लिख सकते हम। अब तो मैच करो फिगर्स को, आधा करो। 5% ट्रांजैक्शन के लिए 2 ब्रोकर है तो 2.5। स्टार्ट रीडिंग। इस सब में इंफॉर्मेशन दिया नहीं है कितना में रुपया कन्वर्ट होगा, तो लिख देंगे इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, पर आप कैलकुलेशन शो ऑफ तो कर ही दोगे अपना नॉलेज। ये कैसे आया, तो ईच प्रॉपर्टी, देखो इसके लिखा है ही हैज इन्वेस्टेड इन 5 रेसिडेंशियल इमूवेबल प्रॉपर्टीज अंडर कंस्ट्रक्शन। Five residential immobile properties. Each property was negotiated at 1.5 crores. तो 5 में कितना में सौदा हुआ है, पर तुमको है ना सीधा 1.5 इंटू 5 का नहीं करना है। बताओ क्यों? क्योंकि लैंग्वेज क्या था, इनवर्ड रेमिटेंस जो आ रहा है उसका 5% निकालना। तो अभी क्या लैंग्वेज आगे लिखा हुआ है, द अमाउंट वाज टू बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट, 50% ऑन इमीडिएट बेसिस एंड 50% बाद में। तो आप उसका 50 निकाले, और ये ट्रांजैक्शन 2 ब्रोकर्स मिलके कर रहे थे। मिस्टर जनक remitted 50% of the amount directly to the builders, वो सब छोड़ो। क्वेश्चन है whether the investment by जनक एंड पेमेंट ऑफ कमीशन, 2 एस्पेक्ट है। इन्वेस्टमेंट क्या परमिटेड है, ओ कम पेमेंट ऑफ कमीशन परमिटेड है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कमीशन, क्वेश्चन नंबर 3 ये है। तो एक बात बताओ, ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है बाहर का आदमी यहां में, इसको क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। 3 पार्ट्स है क्वेश्चन में, ऐसे बनाओ पूरा। बाहर का आदमी यहां इन्वेस्ट कर रहा है, तो इट इज व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन बच्चा लोग, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। शेड्यूल 1 परमिसिबल और का लिस्ट था, तो ये आंसर में आना चाहिए, बहुत बच्चा का नहीं आएगा। और ये पीआरओआई है, तो ये शेड्यूल 2 का लिस्ट है। शेड्यूल 1 जो होता है वो तो पीआरआई का लिस्ट होता है, परमिसिबल कैप का। बाबा क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है, लिखो क्वेश्चन का 3 पार्ट्स, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। इस तरह करिए प्लीज, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन का 3 पार्ट्स है। स्टार्ट डूइंग इट। क्वेश्चन का 3 पार्ट्स है, ऐसे लिखो, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। हम वेट कर रहे हैं, समझ के लिखो। ये तो नॉर्मल लिमिट था, और हम यहाँ पे डिवाइड बाय 2 क्यों कर दिया? और बहुत लोग सोचेगा सर इसको 50% क्यों कर दिया, बताओ पैसा भी इंडिया में कितना आया है? यस पढ़ के देखो। अब यहाँ पे लगेगा या नहीं लगेगा, मैं अभी एक बार में बोल नहीं पा रहा मेरे को, क्योंकि वो कंपैरिजन नहीं है डॉलर्स का रेट, क्योंकि अब मेरे को डॉलर्स और रुपयाज में हम कैसे कन्वर्ट करें। पहले तुम शेड्यूल, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट हो गया क्या, बताओ बच्चा लो। क्वेश्चन 1 का पार्ट हो गया। अब आगे हम क्या लिखा है देखो, हम कॉन्क्रीट आंसर नहीं दिया। अब या तो हम अज्यूम कर लें अभी का डॉलर का रेट और वैसे कर दें, परमिसिबल है एज पर द फेमा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। और ये शेड्यूल 3 क्या चीज का लिमिट है, इसको भी तो आंसर में रिफ्लेक्ट करना होगा। ऑफ कैपिटल नहीं है इस बार, किसका है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स। लिखो लिखो लिखो,
सेम टू सेम जनक ही आएगा आपको बचाने एग्जाम में. स्टार्ट डूइंग इट. पक्का एवरीवन? सो दिस कंप्लीट्स योर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. पता आज हमने क्या क्या देखा? हमने सब शेड्यूल के आइटम्स देखे, करंट अकाउंट में भी सबके रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स. उसके बाद हमने कैपिटल के भी झलक देख लिए, कैसे मर्ज हो रहा है कैपिटल और करंट का क्वेश्चन. फिर हम लोग सेक्शन नंबर 3 का भी देख लिया कि बाहर वाले के लिए एसआईपी म्यूचुअल फंड वाला क्वेश्चन. ऐसे और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं. कैसे सर? वो आपको टेस्ट में, मेरे पेपर में पता चलेगा. नया बना के दूंगा इस बार थोड़ा. कैसे दूंगा? वो बुक से ही. बुक में सेक्शन 3 में और भी आइटम्स थे. वो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, $, दे याद आ रहा है? इंडियन रेस्टोरेंट. चुप है बस. फिर आपने को ये भी और भी इस टाइप के कुछ छोटे छोटे आइटम्स याद आ रहे होंगे. बहन को है ना गिफ्ट दे रहे हैं आप राखी में इंडिया में 500 का गद्दी, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा. जब डॉलर्स बाहर भेज रहे थे तो प्रॉब्लम, तो याद रखना. फिर वो एमिग्रेशन वाला क्वेश्चन हो सकता है मैं एग्जाम में दे दूं. और सिंपल सिंपल डेफिनेशंस थे वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे. तो ये आपका हो गया. और एक रैंडम रिवीजन भी मैंने बना के कल दे दिया था आपको, तो वो भी आप यूज कर सकते हो. सो दिस कंप्लीट्स फेमा. यहाँ तक सीए इंटर में यहीं तक आता था. सीएमए फाइनल के थोड़ा सा और एक्स्ट्रा है, सीएस वालों के और एक्स्ट्रा है, वो उनके अलग से एक्सक्लूसिव क्लासेस में होता है. हाँ, एक सेकेंड, क्वेश्चन आ रहा है. यस, बाहर वाले को भेज रहा है. नहीं, क्वेश्चन वापस पढ़ो. जनक क्या है? पीआरओ खरीद रहा है प्रॉपर्टी. यार देखो एक मिनट, जनक में कुछ प्रश्न उठे हैं जनक के ऊपर, उसके चारित्रिक गरिमा के ऊपर. कहाँ है पीआरओआई? पीआरओआई हैज इन्वेस्टेड 5 प्रॉपर्टीज इन इंडिया. पर हम अपना इंडिया वाले प्रॉपर्टी फॉरेन ब्रोकर के थ्रू बिकवा रहे हैं. इंडिया से जा रहा है ना कमीशन टू फॉरेन ब्रोकर्स, तो निकल रहा तो इंडिया से ही है ना पेमेंट. उस एंगल से क्वेश्चन है. ठीक है. So this is all about your FEMA and I hope this helps you how to write answer, कैसे references create किए जाते हैं. On Monday we'll start with a new topic. मैं अब decide कर लूँगा, आप बस यही वाला किताब लेके आ जाइएगा. CMA और CS वालों के FEMA में extra parts है, वो उनको आगे अपने ऐप पर दिखाई देगा. CA इंटर के एंगल से सब कुछ ओवर हो गया था ऑलरेडी.